हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ड्रीम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3। ठीक है, हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, यानी चैप्टर 1 और 2 हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो आपका जो चैप्टर 3 है, यानी चैप्टर 3 पार्ट 1, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले चैप्टर में चलते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर का थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ, याद करा देती हूँ, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लैंगिक जनन, जिसमें कि मैंने बताया था आपको इसकी डेफिनेशन कि इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। यानी दो विपरीत जनक कौन से? एक हो गया नर, एक हो गया नर और एक हो गया मादा। ठीक है, नर यानी पुरुष, मादा यानी स्त्री। तो अब क्या होता है, इन दोनों के क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। नर से क्या बनते हैं? नर युग्मक, और मादा से बनते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक। अब नर से जो नर युग्मक बनते हैं और मादा से मादा युग्मक बनते हैं, ये किसके द्वारा बनते हैं? ये बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन सा विभाजन होता है इनमें? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? नर में भी 46 और मादा में भी 46। ठीक है, अब नर से जब बने तो 46 दो भागों में डिवाइड हो गए, 23 और 23, और यहाँ पे भी हो गए 23 और 23। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं तो 23 और 23 मिलके बनाते हैं 46। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलके बनाते हैं युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। ठीक है, अब इन्होंने बनाया युग्मनज, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में जायगोट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? जायगोट से क्या बनेगा? जायगोट से बनेगा भ्रूण, और भ्रूण से बनेगा नया संतान। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन जो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होगी, एक नर की और एक मादा की। ठीक है, नर क्या बनाएगा? नर युग्मक, मादा बनाएगा मादा युग्मक। दोनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दोनों आधे आधे भागों में बट जाते हैं, 23 इधर और 23 इधर, 23 का जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पे इससे एक एक्स मिला और यहाँ से क्या मिला? दूसरा मिला, और दोनों ने मिलकर कितने बना लिए क्रोमोसोम? टोटल 46। ठीक है, तो क्या बन गया? जायगोट बन गया। अगर मैं कहूं यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन ना होके समसूत्री विभाजन होता, क्या होता? समसूत्री विभाजन, तो जो जायगोट बना उसमें कितने क्रोमोसोम होते? मान लीजिए इसमें समसूत्री विभाजन हो जाए, तो समसूत्री विभाजन की परिभाषा क्या है कि यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका जो नई कोशिकाएं बनाती है, वो हुबहू उसकी कॉपी, यानी जितने क्रोमोसोम उसमें है वो उतने ही बनाती है। तो यहाँ पे 46 है ना, तो ये 46 ही बनाएगी, यानी इसमें क्रोमोसोम कम नहीं होंगे, और यहाँ पे भी 46 बनाएगी। ठीक है, अब 46 और 46 मिलेंगे, कितने हो जाएंगे? 92। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई जो भ्रूण बना, नई संतान बनी, उसमें 92 क्रोमोसोम थे, 92 थे? नहीं देखा ना। ये क्या है? ये गलत प्रोसेस है, ऐसा होता ही नहीं है।
सिर्फ एक हमारा लैंगिक जनन जो होता है उसमें तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और बाकी सभी जो कोशिकाओं में विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो चलिए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। ये थोड़ा सा रिमाइंड कराया था आपको हमने अपने पिछले चैप्टर का, क्योंकि इसमें हम जनन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन को, यानी कि टॉपिक तो हमारा रहेगा लैंगिक जनन। क्या रहेगा? लैंगिक जनन। लेकिन इसमें हम नर मादा की कोई बात नहीं करेंगे। लैंगिक जनन को अच्छे से समझाने के लिए क्या किया, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इजीली वे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। लैंगिक जनन के कुल कितने पार्ट हो गए? 3। पहला होगा निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। दूसरा होता है निषेचन, और तीसरा होगा निषेचन पश्चात घटना। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हो गया फर्टिलाइजेशन, और ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यानी लैंगिक जनन के कुल कितने भाग हुए? निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्चात घटना, फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या इवेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें के अंतर्गत 2 घटना आती हैं। इसकी 2 घटनाएं होती हैं। एक तो होती है युग्मक जनन, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन जो होता है इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। युग्मक जनन क्या होता है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण हो, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण हो उसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण हो उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1, या हम इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है। शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन किस में होता है? नर में। किस में होता है? नर में। और दूसरा बी, अंडाणु जनन। ये किस में होता है? मादा में। ठीक है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको कहते हैं oogenesis। तो शुक्राणु जनन में क्या बनते हैं? हमारे नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक। और इसमें क्या बनते हैं? मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक को क्या कहते हैं?
शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, यानी स्पर्म और ओवम। समझ में आ गया? यानी इसकी दो घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। हम बात कर रहे हैं युग्मक जनन की। युग्मक जनन दो प्रकार से होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। दोनों में ही होता है, मादा में भी होता है और नर में भी होता है। मादा में उसको हम अंडाणु जनन कहते हैं और नर में उसको शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन नर में होगा तो उसमें नर युग्मक बनेंगे जिनको अंडाणु शुक्राणु कहा जाएगा, और मादा युग्मक अंडाणु में बनते हैं। अंडाणु जनन मादा में होता है, जिसमें मादा युग्मक बनते हैं उनको कहते हैं अंडाणु। आगे बात समझ में? तो चलिए ये उतार लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, क्या है? शुक्राणु जनन। तो मैं शुक्राणु जनन पढ़ाने से पहले आपको नर जनन अंग के बारे में बताती हूँ। शुक्राणु जनन क्या होगा? यानी नर युग्मक का निर्माण होता है, वो शुक्राणु जनन होता है। लेकिन शुक्राणु जनन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नर जनन अंग क्या होते हैं, यानी जहाँ पे इनका निर्माण होता है। नर जनन अंग, क्लियर? तो नर जनन अंग को कहते हैं हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये दो होते हैं, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग। इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो देखिए, यानी प्राथमिक में वो आते हैं जो जनन करते हैं और द्वितीयक में वो आते हैं जो जनन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक में ऐसा कौन सा अंग है जो जनन करता है? इसको शॉर्ट फॉर्म होती है PSO और इसको कहते हैं हम PSO, इसको कहते हैं SSO। ठीक है, इसमें आता है वृषण। क्या आता है? वृषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस। ठीक है, ये क्या है? लैंगिक अंग है। और सहायक द्वितीयक अंग में कौन कौन से आते हैं? दो आते हैं। सहायक द्वितीयक अंग में दो आते हैं, एक सहायक नलिकाएं और एक सहायक ग्रंथियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक नलिकाओं की। सहायक नलिकाएं, तो सहायक नलिकाएं कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? नंबर 1 आती है रीड टेस्टिस। नंबर 2 है शुक्रवाहिका। नंबर 3 है अधिवृषण। और नंबर 4 है शुक्रवाहिनी। ठीक है, सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग में दो तरह के अंग आते हैं, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। तो हम पहले नलिकाओं की बात कर रहे हैं, वो 4 आती हैं, रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। इनको आप लाइन से ही लिखना और लाइन से ही याद करना, रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। और ग्रंथियां कौन कौन सी आती हैं मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? शुक्राशय,
प्रोस्टेज, वॉल्वो यूरेथ्रल, वॉल्वो यूरेथ्रल, या इसको काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, काउपर ग्रंथि, इसका दूसरा नाम है काउपर ग्रंथि। ठीक है। लैंगिक अंग यानी नर जनन अंग में दो अंग आते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और सेकेंडरी लैंगिक, वो द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक में आता है सिर्फ एक लैंगिक अंग वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं, और सेकेंडरी में आते हैं दो सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिकाओं में टेस्टिस, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिनी, और ग्रंथि में शुक्राशय, प्रोस्टेट, वॉल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वृषण के बारे में। प्राथमिक लैंगिक अंग और सेकेंडरी ऑर्गन मैंने आपको बता दिए, यानी वह अंग जिसमें युग्मक का निर्माण होता है वो कहलाते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, और जो जनन में सहायता करते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। अब हम वृषण की बात कर रहे थे, तो चलिए वृषण जो होता है, इसमें को सब साफ करना पड़ेगा। अब हम टॉपिक ले लेते हैं वृषण। ठीक है। वृषण जो होता है वो कितना होता है? एक जोड़ी, यानी जो मानव शरीर में कितना होता है? एक जोड़ी, नर में एक जोड़ी होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि यह शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण कोश में शरीर के बाहर होता है, बाहर स्थित होता है। ठीक है। तो चलिए वृषण का डायग्राम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से का डायग्राम होता है, और इसके बाहर क्या होता है? ये होता है इसका वृषण कोश। ठीक है। यानी ये क्या है? वृषण कोश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है। ये वृषण कोश है, और ये क्या है आपका? वृषण टेस्टिस। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है, यानी सारे ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर स्थित होते हैं, लेकिन वृषण जो एक जनन अंग है, लैंगिक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, शरीर के बाहर स्थित क्यों होता है? तो इसलिए स्थित होता है क्योंकि हमारे जो शरीर का तापमान होता है, वृषण को उससे 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। यानी जब हमारे, मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको जो है -2 या -3 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इससे माइनस। ठीक है। यानी अगर ये 37 है तो इसका टेम्परेचर 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके लिए ये शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि जो जनन होता है, जनन करने की प्रक्रिया के लिए वृषण का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से थोड़ा कम होना चाहिए। आगे बात समझ में? यानी कि जो हमारे शरीर का तापमान होता है,
उस वृषण का तापमान उससे कम होना चाहिए। यानी जब जनन की प्रक्रिया वृषण द्वारा होती है तो उसमें जनन करने के लिए वृषण का तापमान कम चाहिए, इसलिए उसका शरीर से बाहर होना स्थित है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये साथ के साथ पॉइंट्स नोट करते जाइए। चलिए अब हम वृषण की संरचना पढ़ते हैं। यानी अब मैं एक बड़ा पार्ट सिर्फ वृषण का ही बनाते हैं। ठीक है, तो वृषण में इस तरीके के कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके के कंपार्टमेंट वृषण में टोटल कितने होते हैं? 250। कितने होते हैं? 250, जिसको हम क्या कहते हैं? वृषणीय पिंडक। इनको कहते हैं हम वृषणीय पिंडक। ठीक है, वृषणीय पिंडक यानी कि 250 होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेस्टिक्युलर टोब्यूल। टेस्टिक्युलर टोब्यूल, जिसको मैं कंपार्टमेंट बोल रही हूँ। ये क्या होते हैं? वृषणीय पिंडक यानी टेस्टिक्युलर टोब्यूल। ये कितने होते हैं? 250। ठीक है, एक वृषणीय पिंडक यानी एक टेस्टिक्युलर के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, लगभग इस तरीके की। मैं 2 ही बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। 1 से लेके 3 तक शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। अब ठीक है, अब ये इतना आपको समझ में आ गया। ये वृषण है, वृषण के अंदर ये क्या है? टेस्टिकुलर ट्यूबुलर है। टेस्टिकुलर ट्यूबुलर 250 होते हैं और टेस्टिकुलर ट्यूबुलर के अंदर क्या होती है? शुक्रजन नलिकाएं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब। ठीक है, अब मैं जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक नलिका है। ठीक है, ये नलिका है, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद इसको मैं ऐसे देखती हूँ तो एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो मैं वही यहाँ बना रही हूँ। जैसे इस नलिका को, ये नलिका यहाँ से इस तरीके की दिखेगी, गोल दिखेगी। तो इसमें मैं 2 तरह की सेल बना रही हूँ, कोशिका। ठीक है, तो एक तो होती है इसमें शुक्रजन कोशिका और दूसरी होती है इसमें सर्टोली कोशिका। ठीक है, जब हम इस नलिका को देखते हैं, यानी इस नलिका का नाम क्या है? शुक्रजनन नलिका। लिख देती हूँ यहाँ पे, शुक्रजनन नलिका। जब हम इस नलिका को इस तरीके से सामने से देखते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। शुक्रजन कोशिका होती है एक इसमें, और एक इसमें सर्टोली कोशिका होती है। ठीक है, अब इन दोनों का काम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक और कोशिका देख लीजिए। अब इनके बीच में कुछ इस तरीके की एक और कोशिका पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अंतराली कोशिका। या लीडिंग कोशिका। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। यानी ये वृषण है, वृषण में 250 टेस्टिक्युलर ट्यूबुलर होते हैं, वृषणीय पिंडक होते हैं। वृषणीय पिंडक के अंदर शुक्रजनन नलिका होती है। शुक्रजनन नलिका में
शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिकाएं होती हैं और शुक्रजन नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाएं होती हैं। इतना समझ में आ गया, इसको बनाइए। ठीक है, अब चलो इसको मैं साफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 कोशिकाएं बताई। शुक्र जन कोशिका, तो इसका काम क्या होता है सुनिए। शुक्रजन कोशिका नर युग्मक का निर्माण करती है। ये क्या करती है? नर युग्मक का निर्माण। शुक्रजन कोशिका नर युग्मक का निर्माण करती है। दूसरी है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जो नर युग्मक बने उनको क्या करती है? पोषण देती है, को पोषण प्रदान करती है। अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख लेना। शुक्रजन कोशिका नर युग्मकों का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका शुक्रजन कोशिका द्वारा बने नर युग्मकों को पोषण प्रदान करती है। तीसरी आ गई हमारी अंतरालीय लीडिंग कोशिका। ठीक है, ये क्या करती है? नर हार्मोन्स उत्पन्न करती है। नर हार्मोन उत्पन्न करती है। नर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, या एंड्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। मादा में कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, और नर में होते हैं एंड्रोजन। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है और वन वर्ड आंसर मैथ लोगों में भी आ जाता है कि नर युग्मक कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए, नर युग्मक हार्मोन्स के नाम बताइए, अंतराली कोशिकाओं का कार्य क्या है। ठीक है, वृषण में शुक्रजन नलिका में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ इसी से आ सकते हैं, वृषण से। ठीक है, तो आगे आपको ये समझ में, ये था वृषण का यानी प्राथमिक लैंगिक अंग। आया समझ में? मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। ये क्या है? वृषण है। वृषण में कुल ऐसे वृषणीय पिंडक 250 होते हैं। इनमें शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। शुक्रजन नलिका के बीच में अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका होती है। शुक्रजन नलिका को जब हम इस सामने से देखते हैं तो उसमें इस तरीके की 2 नलिकाएं होती हैं। शुक्रजन कोशिका होती है और सर्टोली कोशिका होती है। शुक्रजन कोशिका का काम क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण करना। सर्टोली कोशिका क्या करती है? पोषण प्रदान करती है नर युग्मक को। और अंतराली कोशिका हार्मोन उत्पन्न करती है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन और या एंड्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और अन्य लिख देना, यानी अन्य एंड्रोजन। एंड्रोजन का श्रावण करती है। साफ कर दो। ठीक है, अब दूसरा था हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें मैंने आपको एक सहायक नलिका और एक सहायक ग्रंथि बताई थी। तो जो सहायक नलिका होती है, यानी जो सहायक नलिका होती है उसमें कुल कितनी होती है? 4 होती हैं। तो चलिए वो देखते हैं। अब यहां से ये जो शुक्रजन कोशिका है, यहाँ से जो आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर होती है रीड टेस्टिस। कौन सी होती है? रीड टेस्टिस। ठीक है, अब ये जब आगे की तरफ खुलती है तो किस में जाके खुलती है? शुक्र वाहिका में। ठीक है, इससे आगे जाएगी तो यहाँ पे इसको साफ कर देती हूँ, आपने सब नोट कर लिया होगा।
शुक्रवाहिका में जाके यहाँ पे इसको मिलता है अधिवृषण। इसको क्या कहते हैं? अधिवृषण। और इससे आगे जाएगी तो यहाँ मिलेगी शुक्रवाहिनी। ये क्या हो गई? नलिकाएं हो गई 4। यानी शुक्रजन कोशिका जब आगे की ओर बढ़ती है तो रीड टेस्टिस आ जाती है, रीड टेस्टिस खुलती है शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका खुलती है अधिवृषण में, अधिवृषण खुलती है शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी में। इसलिए मैंने कहा था इनको सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा। यानी कि शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन नलिका जो होती है ये खुलती है रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस खुलती है शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका खुलती है अधिवृषण में, अधिवृषण खुलती है शुक्रवाहिनी में। ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है? ये साफ कर देती हूँ। अब सहायक ग्रंथि जो होती है, सहायक ग्रंथि में होती है शुक्राशय। इनका काम क्या होता है? सबसे पहली मैंने आपको बताई थी शुक्राशय, इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। तो शुक्राशय क्या करती है? एक तरल पदार्थ का स्रावण करती है, जिसको जो क्या करता है? वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। यानी शुक्राशय ग्रंथि एक तरल पदार्थ का स्रावण करती है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। तो वो तरल पदार्थ में क्या क्या होता है? फ्रक्टोज, दूसरा होता है प्रोटीन, और अगला होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आगे समझ में? शुक्राशय एक तरल पदार्थ का स्रावण करती है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, उसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स उपस्थित होते हैं। अब जो प्रोस्टेट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोस्टेट। दूसरी ग्रंथि क्या थी? प्रोस्टेट। ये थी पहली, दूसरी है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या करती है? एक दूध या क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है, दूध या क्षारीय पदार्थ, दूध या क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है, जो क्या करता है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है। ये क्या करता है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है। ठीक है। आगे बात समझ में? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है। तीसरी क्या थी? वल्वो यूरेथ्रल। वॉल्वो यूरेथ्रल भी क्या करती है? तरल पदार्थ का स्रावण करती है, तरल पदार्थ का स्रावण करती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों ग्रंथियां हो गई। शुक्राशय भी तरल पदार्थ का स्रावण करती है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, उसमें ये 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टेज क्या करती है? दूध या क्षारीय पदार्थ को स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है। और वॉल्वो यूरेथ्रल भी एक तरल पदार्थ का स्रावण करती है। ठीक है। श्रावण करती। अब इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक आ रहा था क्या था? शुक्र जनन युग्मक, यानी युग्मक का निर्माण। शुक्र जनन क्या होती है? युग्मक का निर्माण करने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो वो हम इसके अगले पार्ट यानी सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में नोट करिए
और इसको अच्छे से याद कर लिए, जिससे कि आपको ये मैंने नर जनन अंग पढ़ाया है, ये जनन अंग पूरे मानव जनन में आपको सहायता करेगा। यानी कि आपके माइंड में ये याद होना चाहिए कि नर जनन अंग हमने उसमें क्या पढ़ा था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे शुक्र जनन युग्मकों का निर्माण, फिर पढ़ेंगे मादा जनन युग्मक का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में अब हम पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू।